गुड मॉर्निंग क्लास। हम बात कर रहे थे किसकी? रेजिस्टेंस की। मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों से, और वो क्वेश्चन क्या था कि मेरे पास दो कॉपर की वायर है, एक की लेंथ है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो मैंने लिया था, वो क्रॉस सेक्शन मैंने क्या कहा था कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 2A है। इसी तरीके से मैंने दूसरी वायर ली थी और इसकी लेंथ जो है वो मैंने कही थी 2L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो मैंने कहा था A है। तो मैंने कहा था आपको कि आपने इसका क्या निकालना है, इसका रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो फर्स्ट के लिए, इस फर्स्ट वायर के लिए मैं नाम दे दूं कि इसका रेजिस्टेंस R1 है और सेकंड को मैं नाम दे दूं क्या है, R2 है। तो सबसे पहले मैं R1 निकालूं। R1 इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, रो L बाई ए। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए। रो L कितना है, L ही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 2A है। तो ये तो आ गई आपकी R1 की वैल्यू। सिमिलरली R2 निकालो। R2 किसके बराबर हो जाएगा, रो, और ये कितना है 2L डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A। तो ये आ गई अपने पास, ये आ गई अपने पास सेकेंड वैल्यू। अब हमने क्या निकालना है, रेशियो। R1 बाय R2 क्या हो जाएगा, रो L बाय ए 2A इंटू, ठीक है। अब ये पलट जाएगा, A 2 रो L, ये कट जाएगा और ये कितना हो गया, R1 बाय R2 1/4 और ये कितना आ गया 1:4। ये तो आ गया आपके पास क्या, रेजिस्टेंस। और रजिस्टिविटी के लिए अगर मैं बात करूं तो दोनों कॉपर वायर हैं ऑन द सेम टेम्परेचर। तो रजिस्टिविटी जो है वो फर्स्ट की रजिस्टिविटी होगी किसके, सेकंड की रजिस्टिविटी के। तो रो बाय रो हो जाएगा और इसका रेशो कितना हो जाएगा 1/1, ठीक है। तो ये उसका सोल्यूशन था। अब हमने रजिस्टिविटी तो निकाल ली, अब इस रजिस्टिविटी के हम क्या निकालेंगे, यूनिट्स निकालेंगे। तो रजिस्टिविटी क्या था फॉर्मूला अपने पास, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो हमें क्या निकालना है, रो निकालना है। तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। तो R किस में नाप रहे हैं, ओम में। एरिया मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो इसके जो यूनिट होंगे वो यूनिट क्या हो जाएंगे इसके, ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी अपने पास, ओम मीटर में मेज़र की जाएगी ये। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि इसका मटेरियल का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी। यानी कि वही कि पहले तो हमने कंडक्टेंस पे की थी ना, अब मैं कर दूं किस पे कि कंडक्टर्स कौन होंगे, कंडक्टर्स कौन है, लो रेजिस्टिविटी, लो या कहूँ कि वेरी लो या नेग्लिजिबल रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी अपने पास, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम होगी। सेकंड होंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होगा, हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये अपने पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरीके से अपने पास सेमीकंडक्टर्स होंगे। सेमीकंडक्टर्स जो इन दोनों के बीच की रेजिस्टिविटी कैरी कर रहे होंगे। एक और चीज़ ली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं बेसिकली आपके कंप्यूटर वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे सर्टेन टेम्परेचर पर उनको रखा जाता है, ठीक है। ऐसे सर्टेन टेम्परेचर पर रखा जाता है उनको, और उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द मटीरियल, दीज आर द मटीरियल्स, मेटल्स ही होते हैं इसमें, whose रेजिस्टिविटी इज़ ज़ीरो। कब होगी ये ज़ीरो, क्योंकि हर किसी के पास, क्योंकि एटम्स रहते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव तो करते ही रहते हैं, तो उनका खुद का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अगर हम उसका रेजिस्टेंस क्या करते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी यानी कि रो की वैल्यू ज़ीरो करते हैं, कहाँ पर, बिलो अ certain temperature, below a certain temperature, and that temperature is called critical temperature। तो उस टेम्परेचर को, तो क्योंकि ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा, तो उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर नाम देंगे, ठीक है। तो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी अपने पास। तो एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर कि हम इसको क्या कर देंगे,
क्या बना देंगे, सुपर कंडक्टर। इसीलिए सुपर कहा जाता है क्योंकि फिर जितना इनपुट हम इसमें डालेंगे उतना ही आउटपुट अपने को मिलेगा, क्योंकि रजिस्टिविटी अगर ज़ीरो है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो दैट मीन्स कि अपने पास वहाँ पर उसमें जितना भी इनपुट हमने डाला है एज इट इज़ हमें किसके रूप में मिल जाएगा, आउटपुट में मिल जाएगा। वहाँ पर उस केस में अपने पास कोई भी क्या नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। ठीक है। अब अपने पास कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि जो कंडक्टिंग मटेरियल है उनको हम बहुत स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें अपने पास पहला है टंगस्टन। टंगस्टन जो है अपने पास, इसका एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाई टंगस्टन इज़ यूज्ड एज द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। व्हाई, या नाम भी पूछ सकते हैं, विच मटेरियल इज़ यूज्ड एज द फिलामेंट टू मेक द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। और या फिर सीधा सीधा ये भी पूछ सकते हैं, व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड टू मेक द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो बल्ब के फिलामेंट के लिए हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, ये मेटल ही है। तो इसको आप पॉइंट्स में लिखेंगे। पहला क्या है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट अपने को क्यों चाहिए, अपने को हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास जो फिलामेंट है बल्ब का, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, बहुत कम। और अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगा तो अपने पास क्या होगा, वो फिलामेंट ड्यू टू द रेजिस्टेंस अब इसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हीट भी क्या करेगी, बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएंगे। तो हीट बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, फिलामेंट जल जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसा मटेरियल हमें चाहिए जिसका कि क्या हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। और यही एक रीज़न है। और सेकेंड रीज़न क्या है, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस। इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस एज वेल एज यूज किया जा सकता है। इट हैव हाई रेजिस्टेंस इज़ यूज्ड एज द फिलामेंट ऑफ द इंसिडेंस लैम्प्स, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब में हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी हम क्या लेते हैं, बहुत थिन वायर लेते हैं। इसकी मेलिएबिलिटी अच्छी है, यानी कि इसको शीट्स में भी बनाया जा सकता है। तार भी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, यानी कि इसकी डक्टिलिटी अच्छी है, यानी कि डक्टाइल बहुत ज़्यादा है ये। और इसके पतले पतले बिना टूटे बहुत पतले पतले क्या बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इन द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन ये बनता है कि अपने पास जो बल्ब है उसको आउटर कवरिंग क्यों दी जाती है, यानी उसको एक आउटर कवरिंग दी जाती है, उसको बंद कर दिया जाता है एक चैम्बर में, यानी कि एक वो जो बाहर रहता है आपका ग्लास का जो एक उसके बाहर होल रहता है, शील्डिंग रहती है, वो क्यों दी जाती है। तो वो इसीलिए दी जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्म हो जाता है ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस। और उस रेजिस्टेंस के कारण से अगर ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा, फट जाएगा, यानी ऑक्साइड हो जाएगा, टूट जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, वहाँ पर आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। और जिसके कारण से वो फिलामेंट जो है आपका, वो फिलामेंट क्या करेगा, टूट जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें इस तरीके से एक शील्डिंग देते हैं कि यहाँ अपने पास वो फिलामेंट है, यहाँ से ये बंद रहता है। और इसके अंदर जो है वो भरी जाती है, कौन सी गैसेस भरी जाती हैं इसमें। और वो गैसेस जो भरी जाती हैं वो भरी जाती हैं नियॉन, आर्गन। अब ये इस तरीके की गैसेस भरी जाती हैं और इन गैसेस को हम नाम देते हैं क्या, इनर्ट गैसेस। और ये इनर्ट गैसेस इसलिए भरी जाती हैं। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इनर्ट गैसेस क्यों भरी जाती हैं। तो क्यों भरी जाती हैं, ड्यू टू इट्स हाई टेम्परेचर ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, आयनाइजेशन स्टेट में आ जाता है, ये रिएक्शन करना शुरू कर देता है और ये किसी के साथ रिएक्ट ना करे, इसीलिए यहाँ पर क्या भरी जाती हैं, इनर्ट गैस भरी जाती हैं। और जब तक कोई रिएक्शन होगी नहीं तब तक ये क्या नहीं करेगा, टूटेगा नहीं, फिलामेंट जो है वो क्या रहेगा, अपने पास सेफ रहेगा, लाइफ बढ़ा देगा वो। तो इसीलिए उसके अंदर क्या भरी जाती हैं, इनर्ट
गैसेस, इनर्ट गैसेस का मतलब पता होगा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, यानी जिनका ऑक्टेट पूरा होता है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। सेकेंड जो इसमें हम लेते हैं वो ले रहे हैं हम नाइक्रोम। अगर आपने सुना हो तो नाइक्रोम हमारे पास क्या होता है, नाइक्रोम की वायर यूज़ की जाती हैं किसमें, हीटर में। हीटर में क्यों यूज़ की जाती है, अब ये क्या है अपने पास, ये अलॉय है। अलॉय जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब हम मिला देते हैं तो उनसे बनता है मेटल्स। तो इसमें निकल जो रहता है 60%, क्रोमियम रहता है 12% और मैग्नीशियम रहता है, मैग्नीज बोलूँ इसको, 2% और आयरन रहता है 26%। इन सब के कम्बिनेशन से क्या बनता है आपके पास, ये एक अलॉय बनता है और ये अपने पास क्या होता है, नाइक्रोम का होता है, ठीक है। और इसको यूज़ क्यों किया जाता है, इसको यूज़ इसलिए किया जाता है फॉर इट्स हाई, क्योंकि अपने को वहाँ पर क्या करना है, रेजिस्टिविटी, इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टिविटी है इसकी और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कहाँ पर, हीटर में। तो रेड हॉट हो जाती हैं, आपने हीटर देखे ही होंगे, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, गीज़र्स, इन सब चीज़ों में जहाँ पर अपने को हीटिंग चाहिए वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, नाइक्रोम वायर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ये आता है कि कंडक्टर्स जो हैं अपने पास वो ज़्यादा करंट जाने देंगे, ज़्यादा करंट जाएगा तो अपने पास हीट ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम नाइक्रोम की बजाय वो क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि अपने को यहाँ पर क्या चाहिए, हीटिंग इफ़ेक्ट चाहिए है, और इस हीटिंग इफ़ेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नाइक्रोम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है अपने पास कि एक और अलॉय हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ टिन लेड अलॉय, टिन लेड अलॉय बोलते हैं इसको। और ये जो अलॉय है अपने पास, ये अलॉय क्या होता है अपने पास, इट इज़ यूज्ड इन फ्यूज़ वायर। ये कहाँ यूज़ किया जाता है, फ्यूज़ वायर में यूज़ किया जाता है। और फ्यूज़ में क्यों यूज़ किया जाता है, फ्यूज़ क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हम सर्किट में लगाते हैं, आपके घरों में भी लगा हुआ होगा, एमसीबी लगी होती हैं या तो आपके घरों में, या जिनके घरों में पुरानी फिटिंग है तो उसमें फ्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जो फ्यूज़ होता है ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है, और ये सेफ्टी डिवाइस का काम क्या होता है कि अगर बाय फॉल्ट कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाए या इलेक्ट्रिकल ज़्यादा सर्किट में ज़्यादा करंट आ जाए किन्हीं पर्टिकुलर रीजंस की वजह से, तो ये फ्यूज़ क्या करेगा, जल जाएगा और आपका क्या तोड़ देगा, सर्किट ब्रेक कर देगा। तो आगे के आपके जितने भी डिवाइसेस होंगे वहाँ तक करंट पहुँचेगा ही नहीं और आपके डिवाइसेस क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो ये टिन और अलॉय इसका यूज़ किया जाता है, और इसमें हमारे पास क्या होता है, इसकी लो रजिस्टिविटी होती है, इसकी लो रजिस्टिविटी होती है और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या किया जाता है, एज अ फ्यूज़ यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आपके पास और ये आ सकता है कि हम कॉपर या एल्यूमिनियम को क्यों यूज़ करते हैं एज द वायर्स, कंडक्टिंग वायर्स या ट्रांसमिशन लाइंस के रूप में हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि जो कॉपर है, कॉपर, वैसे तो सिल्वर जो है, सिल्वर इज, मैं आपको एक पिक भी भेजूंगी जिसमें आपके पास रजिस्टिविटी के हिसाब से कंडक्टर्स बताए होंगे कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी है अकॉर्डिंग टू मटेरियल, क्योंकि ये चेंज करती रहती है। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग जो है वो अपने पास सिल्वर होता है। अब सिल्वर जो है वो बहुत महंगा आता है, चांदी बहुत महंगी है, चोरी होने का भी खतरा रहेगा, तो इसलिए सिल्वर की वायर्स के बजाय हम यूज़ करते हैं कॉपर या एल्यूमिनियम को। तो सेकंड जो बेस्ट कंडक्टर अपने पास दैट इज़ कॉपर, और कॉपर चीपर भी है, लो रजिस्टिविटी भी है, और आसानी से ये क्या करेगा, करंट को पास करने देगा। लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो पावर लॉस जो होगा अपने पास वो इस केस में क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम या कॉपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अपने पास इसी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड जूल्स हीटिंग इफ़ेक्ट। जूल्स हीटिंग इफ़ेक्ट अपने पास क्या है, इसमें अब आपको क्या मिलेगा कि हमारे पास
जूल्स ने एक लॉ दिया था और उसी लॉ को हम क्या कहते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, या जूल्स हीटिंग कहते हैं उसको हम, जूल्स हीटिंग लॉ। इसने क्या कहा था कि अपने पास जब हम कोई कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, जब हम कोई कंडक्टर लेते हैं, वेन एवर करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, वेन एवर अ करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, it becomes hot after some time। अब आपके घर में बल्ब वगैरह हो तो आपने ऑन कर दिया, 2 घंटे बाद उसको ज़रा सा टच करके देखना, वो आपको क्या मिलेगा, गर्म मिलेगा। तो ये जो हॉटनेस उसमें आई है, ये जो गर्मी उसमें आई है, दैट इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट, या इसको कहते हैं हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट। और इसको मेज़र करने के लिए, इसकी वैल्यूज़ मेज़र करने के लिए इसने क्या कहा, इसने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया इस चीज़ को, और इसने क्या कहा कि हमारे पास जूल्स हीटिंग इफेक्ट अपने पास क्या आएगा, इस कंक्लूजन पर हम पहुँचे, द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat is denoted by H, that amount of heat is directly proportional to the square of current passing through the conductor. The amount of heat is directly proportional to the resistance of that conductor, and the heat produced in the conductor is directly proportional to the time। अब देखो करंट जितना जाएगा उतना तो होगा ही, क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे जब चार्जेस चलेंगे, तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी, फिर से वही नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेंगे अपने पास। और टाइम, अब इसको इस तरीके से देखो कि एक तो आपने 2 मिनट के लिए बल्ब ऑन किया, एक आपका 2 घंटे के लिए चल रहा है, तो गर्म किस में ज़्यादा होएगा, जब अपने पास 2 घंटे के लिए चलेगा, तो टाइम के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इन सब को मैं कर दूँ इकट्ठा, तो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, और H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, यहाँ एक कॉन्स्टेंट लगा दूँ K, और K की वैल्यू होती है कितनी, 1, तो H इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, I स्क्वायर RT, एंड दैट इज़ कॉल्ड जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। और इसकी एक डेरिवेशन भी है कि हम इस ये जो एनर्जी है अपने पास, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं यहाँ से निकाल दूँ, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं क्या कर सकती हूँ, हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी इज़ कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, इसकी डेरिवेशन बता रही हूँ मैं। ये तो उसने क्या कहा था, थ्योरेटिकली कहा था, एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाला उसने। अब हमें पता है करंट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, Q/T के, ठीक है, और Q इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, IT के, ठीक। अब पोटेंशियल अपने को पता है, पोटेंशियल किसके बराबर, वर्क डन बाय चार्ज के, और वर्क डन हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज के। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, V इंटू IT। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है अपने पास, V इक्वल्स टू IR, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ, तो W इक्वल्स टू क्या आ गया, IR इंटू IT, तो W इक्वल्स टू क्या आ गया, I स्क्वायर RT आ गया, फिर से वही, ठीक है। और W क्या है, वर्क डन, और वर्क डन हमेशा किसके बराबर होती है, एनर्जी के बराबर होती है, दैट H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी अपने पास। इससे आगे का हम कल करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास बुक्स हैं तो जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं वो न्यूमेरिकल्स आप ट्राई कीजिए।